हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए अब बात करेंगे आफ्टर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ लिया, उसमें वेरियस प्रोसेसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड अदर टाइप ऑफ प्रोसेसेस, उनमें वर्क डन, उनमें एंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, all the things we have studied and now we move on to the in fact more important for JEE advanced, वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हेडिंग लिखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट तो हम चलो बाद में लेंगे, बट पहले हम ये कह दें कि जरूरत क्यों पड़ती है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर और फ्रॉम वन मोड टू अनदर मोड एनर्जी ट्रांसफर कैन अकर। हमने यही पढ़ा हुआ है। तो एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ये है एक स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें रिएक्शन किस दिशा में जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। ये सब बातें हमें कौन बताता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लिखो शॉर्ट कमिंग्स और ड्रॉबैक्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ड्रॉबैक्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला ड्रॉबैक तो यही है कि फर्स्ट लॉ तो ये कहता है कि एनर्जी दे के कुछ भी करवा लो, लेके कुछ भी करवा लो, बट वो अंडर गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस कोई रिएक्शन या कोई प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात नहीं करता, फीजिबिलिटी के बारे में बात नहीं करता। तो फर्स्ट लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन about the feasibility of a process. It does not provide any information about the feasibility or spontaneity of a process. That is, does not provide any info about direction of a process, direction of a reaction process under given pressure and temperature conditions. देखो फर्स्ट लॉ क्या बात नहीं बता रहा। फर्स्ट लॉ फिजिबिलिटी के बारे में नहीं बता रहा प्रोसेस की। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, मान लो एक चाय का कप लिया मैंने, एक कप में चाय है, गर्म चाय। अब मैं कह दूं कि अभी थोड़ा ठंडी भी है, मैंने स्वेटर भी पहना हुआ है, टेम्परेचर होगा 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रूम का, और चाय गर्म है। गर्म चाय का मतलब टेम्परेचर हो सकता है उसका 70, 75, 80 डिग्री सेल्सियस हो। तो आपसे पूछूं कि बताओ ये चाय और गर्म हो जाएगी या ठंडी हो जाएगी? ऑब्वियसली सर कैसी बात कर रहे हो आप भी ना। ऑब्वियसली गर्म चाय ठंडी होगी रूम कंडीशंस पे, अगर उसको हम खुला छोड़ते हैं तो ये स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस क्या थी? इसका मतलब प्रोसेस की डायरेक्शन क्या थी? कूलिंग डाउन, चाय कूल डाउन होनी थी। फर्स्ट लॉ नहीं कहता कि कूल डाउन होगी। फर्स्ट लॉ तो कहता है कुछ भी हो सकता है, हीट दोगे तो और गर्म और हीट ले लोगे तो ठंडी। ये क्या बात हुई? मतलब फर्स्ट लॉ कह रहा है हीट देख के या लेके कुछ भी करवा लो आप, एनीथिंग इज ऑल राइट, बट अंडर द गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस व्हाट विल हैपन कि चाय रखे रखे और गर्म हो जाएगी, मतलब रूम से और हीट ले ले और रूम और ठंडा हो जाए और चाय और गर्म हो जाए। ऐसा होता तो है नहीं। होता तो क्या है, इनफैक्ट गर्म चाय ठंडी ही होती है। तो इसका मतलब गर्म चाय का ठंडा होना अंडर रूम कंडीशन इज ए यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस एंड दैट इज ए स्पॉन्टेनिटी प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज कूलिंग डाउन ऑफ द टी। उल्टा नहीं होता। तो इसका मतलब प्रोसेस होगा क्या? चाय ठंडी होगी या गर्म होगी? फर्स्ट लॉ नहीं बताता कुछ भी। इसके बारे में कौन बात करता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। So spontaneity of the process or feasibility of the process
एक वर्ड आ रहा है बार बार, स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब द प्रोसेस दैट हैपन्स ऑन इट्स ओन अंडर गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उसके हिसाब से कोई भी प्रोसेस पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, बट वो गिवन प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के बारे में नहीं बताता। गर्म चाय ठंडी होगी और गर्म हो जाएगी रखे रखे, इसके बारे में फर्स्ट लॉ कुछ नहीं बताता। हु आंसर्स ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, दूसरी बात, एक बात और नहीं बताता, फर्स्ट लॉ कोई केमिकल रिएक्शन कितना एक्सटेंट तक फॉरवर्ड जाएगी। सर ये काम तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लार्ज है तो इसका मतलब रिएक्टेंट्स विल बी लार्जली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू स्मॉल है तो इसका मतलब रिएक्टेंट्स आर ओनली लिटिल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो ये काम तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज आल्सो रिलेटेड विद द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम। याद पड़ रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम में? तो इसका मतलब डेल्टा जी नॉट आ गया, और डेल्टा जी नॉट इटसेल्फ इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही गिब्स एनर्जी चेंज आता है रिएक्शन के लिए। तो इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो नॉट कमेंटेड बाय द फर्स्ट लॉ, इट इज ऑल्सो आंसर्ड बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो टू व्हाट एक्सटेंट a reaction will proceed is not answered by first law। तो इसका मतलब अब above both points are well addressed by second law of thermodynamics। तो अब वेल बोथ द पॉइंट्स आर एड्रेस्ड बाय द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बार बार एक शब्द आया था फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी, एक टर्म यूज करते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। व्हाट इज a spontaneous process? The process that happens on its own without any external help। The process that happens on its own without any external help under given pressure and temperature conditions is called spontaneous process। spontaneous मतलब अपने आप हो। पत्थर का टुकड़ा ऊपर से यूं छोड़ा, यूं देखो, ये अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी इट इज फॉलिंग डाउन। तो फॉलिंग डाउन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बट पत्थर का टुकड़ा छोड़ने पर अपने आप ऊपर चला जाए, नो, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समथिंग दैट डज नॉट हैपन, नॉन स्पॉन्टेनियस। समथिंग दैट हैपन्स ऑन इट्स ओन, स्पॉन्टेनियस। तो अच्छा, स्पॉन्टेनियस का मतलब कई बार बच्चे अंग्रेजी में थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं, और स्पॉन्टेनियस का मतलब कई बार फास्ट मान लेते हैं, एकदम से होने वाला। अरे नहीं, वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता, उसे इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब क्षणिक, विद इन द मोमेंट समथिंग दैट हैपन्स इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस शब्द अलग है, स्पॉन्टेनियस अलग है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मीन्स समथिंग दैट हैपन्स ऑन इट्स ओन। इट मे बी ए वेरी क्विक प्रोसेस और मे बी ए वेरी स्लो प्रोसेस। तो याद रखें, स्पॉन्टेनियस process may be a quick or fast process or a slow process। फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। जैसे एसिड को बेस में मिलाओ, तुरंत रिएक्शन होती है। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन इज ए वेरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तुरंत रिएक्शन होती है, सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म, सो इट इज अ फास्ट वेरी क्विक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लोहे को हवा में खुला छोड़ दो जहां पर आप और हम हैं, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए वेरी स्लो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो एग्जाम्पल भी लिख दो, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ फास्ट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस।
जबकि रस्टिंग ऑफ आयरन इन मॉइस्ट एटमॉस्फेयर is a slow spontaneous process। तो याद रखो spontaneous process does not mean the instantaneous ये process जो होता है that means relatively a fast or it may be a fast or may be a slow process। नोट करो पूरी बात, note it down। अब चलिए यहीं पे बात करते हैं अबाउट एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी जो एक स्टेट फंक्शन है उसको यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, हालांकि उसकी डेफिनेशन एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन थोड़ा बाद में लेंगे। पहले हम एंट्रोपी को डिफाइन कर दें ताकि हम स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी कर पाएं। एंट्रोपी एस इसका सिंबल है, स्टेट फंक्शन है। हालांकि इसकी डेफिनेशन तो हम लिखेंगे बाद में। इट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर्डनेस ऑफ ए सिस्टम। रैंडमनेस जितनी ज्यादा तो एंट्रोपी उतनी ज्यादा, बट ये डेफिनेशन बाद में। मैथमेटिकली एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग ए प्रोसेस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। इस तरीके से मैथमेटिकली डिफाइन होती है। तो ओवरऑल चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग ए प्रोसेस इज इक्वल टू इंटीग्रल ds 1 to 2 दैट इज नथिंग बट 1 to 2 q रिवर्सिबल अपॉन t। ऐसा नहीं है कि कई बार बच्चे पूछते हैं कि एंट्रोपी चेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अरे नहीं, q इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सो ओवरऑल टेम्परेचर चेंज करने पर एंट्रोपी कैसे चेंज होगी, इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। तो दिस इज द फॉर्मूला, और इसमें याद रखना है क्यू रिवर्सिबल लेना है, क्यू इरिवर्सिबल नहीं। तो ds इज नॉट इक्वल टू क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। याद रखें एंट्रोपी चेंज की कैलकुलेशन जो होनी है दैट शुड बी डन विद द हेल्प ऑफ रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय टी। इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफर की मदद से एंट्रोपी चेंज आप कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज होगा ही नहीं, होगा, बट उसके अंदर भी कैलकुलेशन शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर। हालांकि एंट्रोपी चेंज जो है वो एक डेफिनेट क्वांटिटी है, क्योंकि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, तो चेंज इन एंट्रोपी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। तो याद भी रखेंगे चेंज इन एंट्रोपी अल्टीमेटली व्हाट इज इट, चेंज इन स्टेट फंक्शन। चेंज इन स्टेट फंक्शन ही तो है ये, इज अ डेफिनेट क्वांटिटी बिटवीन टू स्टेट्स। दो स्टेट्स के बीच में जो एंट्रोपी का चेंज है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। पाथ पर डिपेंड नहीं करता एंट्रोपी चेंज, स्टेट फंक्शन का चेंज है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ इट, तो यूनिट ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज की यूनिट क्या है, ऊपर हीट है दैट इज जूल, जूल या कैलोरीज, और नीचे केल्विन, तो जूल पर केल्विन और कैलोरीज पर केल्विन। सो लाइक दैट यू कैन से यूनिट इज जूल पर केल्विन और कैलोरीज पर केल्विन। ये एंट्रोपी की यूनिट है। और यही अगर मोलर एंट्रोपी हो जाए, तो जैसे कई बार हम मोलर एंथैल्पी डिफाइन करते हैं, मोलर एनर्जी डिफाइन करते हैं पर मोल, तो पर मोल लगा दो, जूल पर केल्विन पर मोल एंड सो ऑन। एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट मोलर एंट्रोपी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और ये बात तो पता है, फर्स्ट लॉ में शुरुआत में पढ़ा था आपने कि किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को पर मोल या पर ग्राम डिफाइन कर दो तो इट बिकम्स इंटेंसिव इन नेचर। तो गाइज ये डेफिनेशन है एंट्रोपी की। तो एंट्रोपी की कैलकुलेशंस कैसे करनी है वो तो हम सीखेंगे, बट इट इज डिफाइंड मैथमेटिकली एज क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। उसको इंटीग्रेट कर दो तो देयर विल बी अ डेफिनेट एंट्रोपी चेंज बिटवीन स्टेट 1 टू स्टेट 2 ड्यूरिंग द प्रोसेस। यहां से कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या डेफिनेशन है, बाद में।
अभी तो फिलहाल हमें बात करनी थी कि व्हाट आर द स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके लिए हमें ये डेफिनेशन चाहिए थी एंट्रोपी की और उसकी यूनिट चाहिए थी। अंडरस्टूड द पॉइंट? हेडिंग लिखो स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये पूरी बात क्लीन करो। हमें दो स्टेटमेंट पढ़ने होते हैं। स्टेटमेंट वन जो होता है पहला केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट होता है। उसका यूज़ जब इंजीनियरिंग पढ़ोगे आप, केमिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वहाँ पर ज़्यादा यूज़ आएगा पावर प्लांट्स में। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा अब काम आएगा जेई की प्रिपरेशन के दौरान, जिस पे क्वेश्चंस जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो देयर आर टू स्टेटमेंट्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हेडिंग लिखो स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नोट इट डाउन। Statements of second law of thermodynamics। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट्स की बात करें तो पहला स्टेटमेंट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या है? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये पावर प्लांट्स के बारे में है, हीट का वर्क में कन्वर्जन के बारे में है। क्या है ये स्टेटमेंट? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन whose sole effect is to convert heat into work without the simultaneous transfer of the heat to the surroundings। बड़ा अजीब सा डिफ़िकल्ट सा स्टेटमेंट है। हालांकि ये स्टेटमेंट हमें बहुत ज़्यादा जेई की प्रिपरेशन में नहीं चाहिए, फिर भी मैं समझाऊंगा आपको, आ जाएगा समझ में। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और थोड़ा सा पेशेंटली सुनेंगे बात को। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट a heat engine working in a cyclic process। It is impossible to construct a heat engine working in a cyclic process whose sole effect is to convert heat into work without simultaneous transfer of heat to surroundings और सिंक। बड़े अजीब अजीब से शब्द आ गए इसमें। इट इज इम्पॉसिबल, हम ऐसा हीट इंजन, अब ये हीट इंजन क्या है? ये हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट और द सिस्टम विच कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क। तो इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन वर्किंग इन अ साइक्लिक प्रोसेस whose sole effect is to convert heat into work without simultaneous transfer of heat to surroundings। इसका दूसरा सिंपल सादा स्टेटमेंट, हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो हीट cannot be completely converted into work in a power plant or heat engine। heat engine का मतलब power plant। तो हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क इन द पावर प्लांट। हालांकि ये बात ध्यान रखनी है, इसका कन्वर्स ट्रू है, वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट बट हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। इसको लिख लेंगे बाद में। ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कोई हीट इंजन मतलब कोई भी पावर प्लांट जैसे कोई थर्मल पावर प्लांट की बात कर लो। थर्मल पावर प्लांट जैसे कोटा में बड़ा फेमस कोटा थर्मल पावर प्लांट है। आप जानते हो थर्मल पावर प्लांट की वर्किंग आपने 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ की होती है।
तो उसमें क्या पढ़ते हो आप कि भाई कोई पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, उसके अंदर वर्किंग फ्लूइड जो होता है वाटर होता है, उसमें बॉयलर होता है, टरबाइन होती हैं, कंडेंसर होता है, पंप होते हैं, एंड दैट कन्वर्ट्स द हीट इनटू वर्क। कैसे? वाटर आता है, कोयला बर्न होता है, और कोयला बर्न होने के बाद में बॉयलर जो है दैट कन्वर्ट्स वाटर इज कन्वर्टेड इनटू सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम जो है वो टकराती है, इम्पिंजेस ऑन द ब्लेड्स ऑफ द टरबाइन। टरबाइन की ब्लेड से टकराने के बाद टरबाइन के ब्लेड जो है वो रोटेट करते हैं, एक तरीके से हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, and that is connected to the alternators. Alternators convert this mechanical energy into electrical energy, and those electrical energy is supplied to the houses. ये जो ट्यूब लाइट चल रही है, पंखे चल रहे हैं, या मान लो जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे घरों में आ रही है, ऑफिस में पहुंच रही है, that is all converted from the power plants. तो पावर प्लांट ने किया क्या? उसके बाद वो सुपर हीटेड स्टीम को अलग निकाल लिया जाता है, कंडेंसर के थ्रू वापस से इसको फिर बॉयलर में भेज दिया जाता है। बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, पंप फिर उस पानी को वापस कहां भेज देगा? बॉयलर, टरबाइन, साइक्लिक प्रोसेस। वर्किंग फ्लूइड कौन है? वाटर स्टीम में कन्वर्ट हुआ, और वो पूरा का पूरा प्रोसेस में वाटर फिर वापस से रोटेट होता है, तो इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस। तो व्हाट इज हीट इंजन? हीट इंजन इज ए काइंड ऑफ पावर प्लांट विच कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क। और कोई भी थर्मल पावर प्लांट का एग्जांपल लो, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सबको याद आ गया होगा, अब पढ़ा हुआ है आपने कि उसका जो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो कौन होते हैं? टरबाइन एंड बॉयलर। बॉयलर कन्वर्ट्स, बॉयलर में कोयला बर्न होता है, हीट से इट कन्वर्ट्स liquid water into the superheated steam. That steam strikes on the blades of the turbine and gives some of its energy and converts into the mechanical rotatory motion. That is converted into the electrical energy with the help of alternators, and that electrical energy is supplied to us for further uses. उसके बाद वहाँ से टरबाइन से जो वाटर था, सुपरहीटेड स्टीम थी, वो अपना टेम्परेचर लूज करती है, उसको कंडेंसर के द्वारा लिक्विड में वापस कन्वर्ट कर देते हैं, और पंप के द्वारा वापस उसको टरबाइन में, वापस उसको बॉयलर में भेज दिया जाता है। इट इज एंटायर साइक्लिक प्रोसेस। सो दिस इज कॉल्ड हीट इंजन। तो इसका मतलब कोई भी थर्मल पावर प्लांट इज व्हाट? हीट इंजन। बट ये तो आप जानते ही हो, आप क्या बात बोल रहे हो? साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करने वाला कोई भी थर्मल पावर प्लांट, कोई भी हीट इंजन संभव ही नहीं है कि पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। अरे पूरी हीट अगर वर्क में कन्वर्ट हो गई तो फिर एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस विल बी 100%, विच इज नॉट पॉसिबल। किसी पावर प्लांट की एफिशिएंसी 100% हो ही नहीं सकती। जी भी तो कह रहे हैं हम कि हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, बट याद रखना वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट। और ये बात हमने फर्स्ट लॉ में आपको बताई हुई है कि हीट इज द लो ग्रेड एनर्जी, रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जबकि वर्क इज द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी और हाई ग्रेड एनर्जी। मैंने कहा भी था, मैंने एग्जांपल दिया था, याद पढ़ो तो मैं देता भी हूं एग्जांपल, ये क्लास में ही बोलता हूं कि पंखा चलाना है तो इसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप देते हो तो पंखा घूमता है। ऐसा थोड़ी कि डायरेक्टली आग लगाओ, मशाल लो, आग लगाओ और लगा दो, ये चल बे, एनर्जी तो मिल रही ना तेरे को, पंखा घूम, नहीं घूमता ना पंखा। तो एक तरीके से हीट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूटिलाइज्ड फॉर रनिंग द एप्लियंसेस, for running the fan, appliances, and you need high grade energy. What work? Electrical work is important. इसी का तो पर्पस है पावर प्लांट्स का, that convert the heat into work. I hope you have understood the meaning of the power plant or the heat engine. Heat engine is nothing but power plant or heat engine. तो ये कह रहे हैं कि कोई हीट इंजन ऐसा पॉसिबल नहीं है जो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करे और पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। उसमें से कुछ हीट को सराउंडिंग को या सिंक को रिजेक्ट करना ही होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। मैं इसको सिंबॉलिकली यहां शो भी करता हूं, पहले ये पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि इस तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज हीट इंजन। हीट इंजन मतलब इसी के अंदर बॉयलर आ गया, इसी के अंदर टरबाइन आ गया, पंप आ गए, सब कुछ आ गया इसी के अंदर, मतलब ये पावर प्लांट है।
थर्मल पावर प्लांट, ये सोर्स हुआ जिसका टेम्परेचर मान लो T2 है, यहाँ से कोई हीट ले Q2 और ये पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दे W नेट, दिस इज इक्वल टू Q2। नो, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट संभव ही नहीं है कि जो हीट ली किसी सोर्स से, सोर्स कौन, ये वही हो गया ये कोयला, कोयले के बर्निंग ऑफ कोल, वहां से हीट ली, सोर्स मतलब हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। रिजर्वायर तो समझते हो ना आप, पानी की टंकी होती है पानी सप्लाई करने के लिए। PHED डिपार्टमेंट जो होता है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जो पानी सप्लाई करता है घर घर में, वो अपने रिजर्वायर बनाते हैं। रिजर्वायर मतलब लार्ज सोर्स, तो पानी की टंकी होती हैं, पानी की टंकियों में बहुत सारा पानी भरा हुआ होता है, उससे पानी की सप्लाई होती है। तो लार्ज पूल ऑफ समथिंग इज कॉल्ड रिजर्वायर, तो उन्हें पानी की टंकी तो बोलते हैं हम, अदरवाइज दे आर वाटर रिजर्वायर्स। ऐसे ही हीट का रिजर्वायर है कौन, बर्निंग ऑफ कोल। कोयले का जलना, वहां से हीट मिल रही है, सो दिस इज द सोर्स which is providing the heat and that heat is converted into work by the heat engine। बट ऐसा नहीं है कि बस एक ही सोर्स से वो इंटरेक्ट करे और हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये होता ही नहीं। इनफैक्ट एक्चुअल अरेंजमेंट ऐसा होता है। ऑफ पावर प्लांट और हीट इंजन लाइक दिस, ये एक सोर्स होगा जैसे बर्निंग ऑफ कोल, टेम्परेचर T2 होगा एंड दैट विल गिव द हीट Q2 टू द हीट इंजन। हीट इंजन विल कन्वर्ट पार्ट ऑफ दिस हीट Q2 इनटू वर्क एंड सम ऑफ द हीट इज रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग्स एंड सराउंडिंग इज नथिंग बट सिंक जिसका टेम्परेचर T1 है। ऑफ कोर्स T2 इज ग्रेटर देन T1। ये है एक्चुअल अरेंजमेंट, ये है एक्चुअल पावर प्लांट एंड ऑफ कोर्स W नेट का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट वुड बी लेस देन Q2। Q2 के मैग्नीट्यूड से कम होगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्यों? बिकॉज हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर ये मान लो सिस्टम है, या मान लो अगर इसको सिस्टम ले रहे हैं तो इसको सिस्टम को हीट दी गई है। हीट इंजन को अगर सिस्टम मान लिया हमने तो हीट इज गिवन टू द सिस्टम, तो Q2 इज पॉजिटिव एंड Q1 इज नेगेटिव। और W नेट हमने इसलिए मैग्नीट्यूड वर्ड लिया है तो वर्क हमें कम मिलेगा। सो द एफिशिएंसी ऑफ द पावर प्लांट, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज लेस देन 100%। क्योंकि अगर ये वाला अरेंजमेंट एप्लीकेबल होता तो ये तो परपीचुअल मोशन मशीन बन गई। परपीचुअल मतलब हीट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड अगेन वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट। नो लॉसेस, नो पावर प्लांट्स, परपीचुअली एनर्जी यू विल गेट फ्रॉम द सिस्टम। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि आपको वो स्टेटमेंट याद रखना है। जेईई एडवांस्ड में एक बार असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछा था, बाकी तो नहीं पूछते वो। इसके बाद एक सेकंड स्टेटमेंट और आएगा, सेकंड लॉ का सेकंड स्टेटमेंट, वही है हमारे लिए यूजफुल। उसी पे जम के क्वेश्चन आते हैं, चाहे जेईई मेन हो या एडवांस्ड हो। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। जो जेईई एडवांस का क्वेश्चन था वो मिल भी जाएगा आपको। एक्सरसाइज 3 में आप सॉल्व करते हो तो यू विल फाइंड इट इन इट। वो यही था कि हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, तो बस सही स्टेटमेंट था। फिर उसमें यह भी था कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हाँ बिल्कुल ट्रू है, वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट, तो इस बात को लिख भी लो। हीट कैन नॉट बी completely converted into work, but work can be completely converted into heat। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यू शुड रिमेंबर। तो गाइज ये था वर्किंग ऑफ द पावर प्लांट। इन सब की ज़रूरत आपको इंजीनियरिंग में बहुत पड़ेगी, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जो केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ने वाले हैं बीटेक में। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में ये काफ़ी कुछ ये सब पढ़ना पड़ता है आपको। तो चलिए इसको नोट करिए। ये था
first statement of the second law of thermodynamics, Kelvin-Planck statement. But for us, next statement is more important. Second statement is more important. That is about how entropy changes for the system and surroundings. तो पूरी बात नोट करें, note it down. चलिए अब बात करेंगे हम सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने कहा था आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार आईआईटी जेईई एडवांस्ड में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है. डायरेक्टली उन्होंने केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के बारे में बात की थी असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन में. अदरवाइज फॉर अस मोर इंपॉर्टेंट इज सेकेंड स्टेटमेंट अबाउट एंट्रोपी कैलकुलेशंस. तो लिखो स्टेटमेंट 2 ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो स्टेटमेंट 2 यही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हमारे लिए कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. क्वेश्चंस इसी पे आते हैं. क्या? एंट्रोपी. हालांकि एंट्रोपी अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया है, उसको फिजिकल इंटरप्रिटेशन उसका नहीं दिया है अभी तक आपको, बट मैथमेटिकली तो हमने कहा है कि एंट्रोपी चेंज जो हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज इंटीग्रल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. स्टेट फंक्शन होता है एंट्रोपी. अब बात आती है यहाँ पर कह क्या रहे हैं हम. ये कह रहे हैं कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट इन द रिवर्सिबल प्रोसेस बट इंक्रीजेज इन द इररिवर्सिबल प्रोसेस. ये है सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट. क्या? एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स. अब यूनिवर्स तो आप जानते हो, यूनिवर्स में सिस्टम भी आ गया और सराउंडिंग भी आ गया. तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट in a reversible process. Entropy of universe is constant in a reversible process, but entropy of universe increases in an irreversible process. अगर प्रोसेस इररिवर्सिबल है तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स बढ़ेगी, इंक्रीजेस, और यदि रिवर्सिबल प्रोसेस है तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल बी कांस्टेंट. अच्छा, आपको ये तो पता ही है कि रिवर्सिबल प्रोसेस तो कुछ होता ही नहीं. जो भी नेचुरल प्रोसेसेस हमारे सराउंडिंग में हो रहे हैं, पेड़ से पत्ता टूट के नीचे गिर रहा है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, एजिंग हो रही है प्रोसेस की, और भी कोई प्रोसेस हो रहा है, तो ऑल आर नेचुरल प्रोसेसेस एंड दीज नेचुरल प्रोसेसेस आर इररिवर्सिबल प्रोसेस. तो सभी प्रोसेसेस हैं तो इररिवर्सिबल ही ने, और वो एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़ा रहे होंगे. तो एक तरीके से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये स्टेटमेंट ऐसे भी इलस्ट्रेट होता है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. ये भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है. एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. क्यों कंटिन्यूअसली क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो भी प्रोसेसेस हमारे सराउंडिंग में हो रहे हैं अराउंड अस एज ए नेचुरल प्रोसेस आर ऑल इररिवर्सिबल, और इररिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है यूनिवर्स की, सिस्टम की नहीं. यूनिवर्स के अंदर दोनों चीजें आ गई, सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स. तो ये भी एक स्टेटमेंट है, ये हमेशा याद रखना होगा आपको. तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस. इसको मैथमेटिकली कैसे बोलें? मैथमेटिकली डेल्टा एस यूनिवर्स का मतलब डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग. दिस इज 0 फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस. डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग is greater than 0 for an irreversible process. irreversible process में एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, ये एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ही तो है, ये डेल्टा एस यूनिवर्स है. तो entropy of universe is equal to 0 for a reversible process occurring in the system, and entropy of the universe is greater than 0, that means positive entropy change for the universe. तो यही तो लिखा है, but entropy of the universe increases for a reversible process. अच्छा, if
अगर कोई ऐसा बोलते हैं कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग दोनों का सम इफ इट इज लेस देन 0 देन प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉन अकरिंग प्रोसेस। कभी कभी क्वेश्चन में आता भी है कि प्रूव करो कि ये प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में मूव नहीं करेगी, नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब दैट डज नॉट अकर, दैट डज नॉट प्रोसीड, जो नहीं हो रहा वो प्रोसेस, जो नहीं हो पा रहा। जैसे ये पत्थर है, एक स्टोन है मेरे हाथ में, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी सब जानते हैं कि इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरेगा। तो नीचे गिरना, पत्थर का अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे गिरना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और अपने आप उस पत्थर का ऊपर जाना नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रूव करने के लिए आपको ये डेल्टा एस सिस्टम कैलकुलेट करो, डेल्टा एस सराउंडिंग कैलकुलेट करो और शो कर दो कि दोनों का सम is less than equal to 0. That means entropy of surroundings is less than 0. So you will say that the process is non-spontaneous or non-occurring process. In fact, these are the conditions of spontaneity. Spontaneity की condition है ये। तो for irreversible process or spontaneous process. तो इस तरीके से आपको ये बात याद रखनी है। अब बात आती है हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा एस सराउंडिंग एंड डेल्टा एस सिस्टम। ये कैलकुलेशंस कैसे करें? अच्छा, डेल्टा एस सराउंडिंग तो देखो हम कैसे कैलकुलेट करें, बड़ा आसान तरीका होता है। सराउंडिंग इज कंसिडर्ड मच लार्जर देन द साइज ऑफ द सिस्टम, इज नथिंग इज स्पोकन इन द क्वेश्चन। पहले ये बात पूरी नोट करो, नोट इट डाउन। तो जैसे कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग। अब देखो डेल्टा एस सराउंडिंग कैसे कैलकुलेट करें। एक्चुअली इफ नथिंग इज स्पोकन, सराउंडिंग is considered to be very large than system. सिस्टम के कंपैरिजन में सराउंडिंग को बहुत लार्ज माना जाता है। ये रूम अगर सिस्टम है तो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज सराउंडिंग्स। इस पूरी पृथ्वी को, अर्थ को अगर हम सिस्टम मान ले तो भी यूनिवर्स का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, सराउंडिंग इज मच मच लार्जर देन द एंटायर अर्थ। तो सराउंडिंग इज कंसिडर्ड टू बी मच लार्जर देन सिस्टम। तो इसका मतलब ये है कि सराउंडिंग बहुत लार्ज है, तो सिस्टम में कोई भी चेंजेस हो रहे हों, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल कुछ भी, उससे जो हीट लिबरेट होगी, एब्जॉर्ब होगी, उससे जो प्रेशर टेम्परेचर चेंजेस होंगे वो नेग्लिजिबल होंगे इन सराउंडिंग्स। और सराउंडिंग का प्रोसेस हमेशा क्या माना जाएगा? रिवर्सिबल। तो याद रखें, वॉट एवर बी द प्रोसेस occurring in system, reversible or irreversible. So whatever be the process occurring in the system, reversible or irreversible, changes in surroundings are considered to be irreversible. Sorry, reversible. फिर समझो क्या बात कर रहे हैं। रिवर्स सिस्टम में मान लो ये रूम है, इसमें कुछ आग जला दी, कुछ कर दिया, कोई प्रोसेस परफॉर्म कराया, इसकी वजह से कुछ हीट लिबरेट हुई सराउंडिंग को। क्या वो हीट पूरे सराउंडिंग के टेम्परेचर को एप्रिशिएबली चेंज कर पाएगा? नो। प्रेशर को चेंज कर पाएगा? नहीं। तो सिस्टम के प्रेशर टेम्परेचर नियरली कांस्टेंट रहते हैं। सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में द प्रेशर टेम्परेचर डिफरेंस इज डीपी एंड डीटी। तो हम सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में ये मान सकते हैं कि प्रोसेस इज रिवर्सिबल।
तो एक तरीके से वॉट एवर बी द प्रोसेस अकरिंग इन द सिस्टम, चेंजेस इन सराउंडिंग्स आर कंसिडर्ड टू बी रिवर्सिबल। सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में रिवर्सिबल है, तो इसका मतलब डेल्टा एस सराउंडिंग इज व्हाट, इंटीग्रल क्यू सराउंडिंग अपॉन टी सराउंडिंग। ऐसे तो बोलेंगे 1 to 2, बट आप तो जानते हो टी सराउंडिंग इज कांस्टेंट, कुछ नहीं बोला जा रहा, तो सराउंडिंग इतना लार्ज है कि उसके टेम्परेचर में कोई चेंज होगा ही नहीं। इसको बाहर ले लिया और क्यू सराउंडिंग, इसको छोटा क्यू सराउंडिंग बोल दो, चलो को इंटीग्रल ऑफ द स्मॉल क्यू सराउंडिंग को कैपिटल क्यू सराउंडिंग अपॉन टी सराउंडिंग। बट आप तो जानते हो क्यू सराउंडिंग किसके बराबर, सराउंडिंग की हीट इज इक्वल टू माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी सराउंडिंग। सो गाइस दिस इज अ फॉर्मूला। अरे ये तो पता ही है, मान लो 10 किलो जूल सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की, रूम है, मान लो सिस्टम है, 10 किलो जूल इसने हीट एब्जॉर्ब की, आई कहां से वो हीट, आई तो सराउंडिंग से ही ना। तो अगर सिस्टम के लिए अगर 10 किलो जूल एब्जॉर्ब हुई है तो सिस्टम के लिए तो ये पॉजिटिव हो गई, बट सराउंडिंग के लिए क्या हो गई, -10 किलो जूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस क्यू सिस्टम। ये याद रखें, क्यू सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस क्यू सिस्टम। जो भी हीट लोगे या दोगे जाएगी तो सराउंडिंग में या आएगी तो सराउंडिंग से ही ना, तो इसलिए बोलेंगे हम यहां पर। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग वी कैन कैलकुलेट सिंपली क्यू सराउंडिंग अपॉन टी सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इन केल्विन, टेम्परेचर ऑफ कोर्स शुड बी इन कैलकुलेशन, शुड बी टेकन इन केल्विन, तो माइनस क्यू सराउंडिंग अपॉन टी सराउंडिंग। सो लाइक दैट यू कैन डू द कैलकुलेशंस। अब बात आती है, ये तो सराउंडिंग की कैलकुलेशन है एंट्रोपी चेंज की, सिस्टम की एंट्रोपी चेंज की कैलकुलेशंस वी हैव टू लर्न। तो करेंगे, सीखेंगे उसको, पहला पूरा पेज चाहिए। एक काम करो, ये पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। Calculation of delta S system, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस सिस्टम। सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट करें। फर्स्ट, फॉर एन आइडियल गैस, undergoing any process, फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एनी प्रोसेस। अब कोई आइडियल गैस है, अगर कोई प्रोसेस कर रही है तो फिर हम किस तरीके से कैलकुलेट करें। अब एक बात तो पता है, डेल्टा एस सिस्टम कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। रिवर्सिबल ही लेना है स्टूडेंट, ध्यान दें, इरिवर्सिबल नहीं, एंट्रोपी चेंज। तो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ये डेफिनेशन है इसकी। एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्लासियस इनइक्वालिटी एंड अदर थिंग्स, जिससे ये प्रूव होता है कि एंट्रोपी चेंज वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ रिवर्सिबल हीट। इरिवर्सिबल हीट की मदद से एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट नहीं होगा। अच्छा, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप तो जानते हो du इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये रिवर्सिबल है तो ये भी रिवर्सिबल है, तो क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू du को लिख दो आइडियल गैस के लिए NCV dt माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल, और इसको लिख दो NCV dt माइनस 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 PdV। तो क्या लिख दूं मैं, देखो ये वैल्यू आ गई NCV dt प्लस PdV, ये हुआ क्यू रिवर्सिबल। जरा रखना वैल्यू, तो रखोगे तो क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई NCV dt प्लस PdV अपॉन T। अब ये दो पैरामीटर्स हैं, दो, इनको स्प्लिट कर लो तो n तो बाहर आ गया, CV dt 1 to 2 अपॉन T प्लस P अपॉन T। P अपॉन T क्या होता है, आप जानते हो आइडियल गैस है तो PV इज इक्वल टू nRT, तो P अपॉन T किसके बराबर, nR अपॉन V, nR अपॉन V इंटू dV। यही हुआ, सिंपल कैलकुलेशन है। अच्छा, CV को कांस्टेंट मान ले तो इंटीग्रेशन बाहर ले लो, और यदि कांस्टेंट नहीं है तो फिर टेम्परेचर का फंक्शन है तो यहाँ फंक्शन रख करके इंटीग्रेट करके तब सॉल्व करना पड़ेगा। और यदि CV कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, तो n CV और 1 अपॉन T का इंटीग्रल ln T2 ओवर T1 प्लस
एनआर तो कांस्टेंट है ही, 1/v/dv, 1/v का इंटीग्रल ln v, तो ln v2/v1। तो गाइस ये था फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यू आर सपोज टू रिमेंबर। अच्छा, इसी का एक और फॉर्म है, ये फॉर्मूला एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम फॉर आइडियल गैस है। ध्यान दें, आइडियल गैस है फॉर एनी प्रोसेस। NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। अब इसमें प्रेशर नहीं आ रहा है, कभी कभी क्वेश्चन में प्रेशर दे दिए जाते हैं P1 एंड P2 स्टेट 1 एंड स्टेट 2 पर, तो प्रेशर के टर्म्स में कैसे फाइंड आउट करें, दैट ऑल्सो वी कैन डू। अब ये तो पता ही है कि फॉर एन आइडियल गैस इन जनरल अमाउंट तो कांस्टेंट ही है क्लोज सिस्टम के लिए, एन तो कांस्टेंट है फॉर ए क्लोज सिस्टम। सब कुछ पूरे हमारी थर्मोडायनेमिक्स क्लोज सिस्टम की है। ओपन सिस्टम की थर्मोडायनेमिक्स तो वी स्टडी इन इंजीनियरिंग, जहां पर टरबाइन बॉयलर के बारे में पढ़ेंगे, फ्लूइड आया फ्लूइड गया, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ तो सब कुछ अंदर ही है। तो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज कांस्टेंट, सो नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट फॉर द क्लोज सिस्टम। अब ये n कांस्टेंट है तो वी कैन राइट P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। यहां से जरा देखियो V2/V1 कितना आ गया, दिस इज P1/P2 इंटू T2/T1। रखियो वैल्यू यहां, रखिए जरा, देखूं क्या आएगा। तो डेल्टा एस सिस्टम वुड बी इक्वल टू NCV ln T2/T1 प्लस, जब NR ln V2/V1 करोगे तो P1/P2 इंटू T2/T2, उनको तोड़ लो लॉग में, तो NR ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2। n कॉमन आ गया, ln T2/T1 कॉमन आ गया, तो CV प्लस R कितना हो गया, CP। तो यहां से डेल्टा एस सिस्टम का फॉर्मूला आ गया NCP ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2। नोट करो ये फॉर्मूले। अब मैं ये दोनों फॉर्मूले एक साथ लिखूंगा ताकि आपको एक साथ याद करने में आसानी हो, और मैं तरीका भी बताऊंगा कि जब प्रेशर आ रहा हो तो CP लेना है, और जब वॉल्यूम आ रहा हो तो CV लेना है। लेंगे, पहले यहां तक की पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। क्या फॉर्मूले आए आइडियल गैस के लिए, तो डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। एक तो ये था NCP ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2। किसके लिए एप्लीकेबल हैं, एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट एन आइडियल गैस, केवल आइडियल गैस के लिए अंडरगोइंग एनी प्रोसेस का मतलब रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल, एप्लीकेबल फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब यहीं पे स्टूडेंट्स को डाउट आता है, सर कहाँ, आपने तो कहा था कि ये मतलब डेल्टा एस सिस्टम, और आपने क्यों रिवर्सिबल, आपने तो ये यूज किया था कि डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू इंटीग्रल Q रिवर्सिबल अपॉन T 1 to 2, आपने तो ये यूज किया था, तो रिवर्सिबल के लिए एप्लीकेबल हुए, ये रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर यूज किया आपने। अरे नहीं भाई, रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर तो फॉर्मूले में आना है, रिवर्सिबल की मदद से हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया, बट आपको तो पता है एंट्रोपी चेंज डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, रिवर्सिबल पाथ हो या इरिवर्सिबल पाथ हो।
एंट्रोपी चेंज पाथ पर डिपेंड नहीं करता, रिवर्सिबल होगा तो T1 T2 की वैल्यू कुछ डिफरेंट होंगी, इरिवर्सिबल होगा तो T1 T2 की वैल्यू या फाइनल टेम्परेचर T2 की वैल्यू कुछ डिफरेंट हो सकती है। एंट्रोपी चेंज में भी सेम, में भी डिफरेंट, एंड कुड बी एनीथिंग, रिवर्सिबल प्रोसेस हो या इरिवर्सिबल। एंट्रोपी चेंज पाथ पर डिपेंड नहीं करता, चेंज इन स्टेट फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। कब से बोलते आ रहे हैं इस बात को? फर्स्ट लॉ के पहले लेक्चर में शुरुआत में ये बात बोली थी हमने कि स्टेट फंक्शन का चेंज पाथ पर डिपेंड नहीं करता, और ये स्टेट फंक्शन का चेंज है, रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल, दोनों पर ही एप्लीकेबल है। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स का। वो सोचते हैं कि ये फॉर्मूला रिवर्सिबल के लिए एप्लीकेबल है। नो, दे कुड बी एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, यू शुड रिमेंबर, भूलना नहीं है। अच्छा, इस तरह के डाउट कई बार आते हैं, तो आते एग्जाम में ही है। जेई मेन का एग्जाम लिख रहे हो, जेई एडवांस का एग्जाम लिख रहे हो, अचानक अरे ये तो रिवर्सिबल के लिए था, अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। अरे नहीं भैया, पहले से समझ के रखो चीजों को। तो दिस इज हाउ यू राइट। अच्छा, इन फॉर्मूलों को हम थोड़ा कंडेंस कर सकते हैं। अब मान लो ऐसे बोल दें, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस है आइडियल गैस ही। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो T1 तो T2 के बराबर ही है ना, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो फिर ये वाले टर्म तो हट गए, तो फिर एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या हो गया? डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू NRln V2 ओवर V1 या फिर NRln P1 अपॉन P2। सो लाइक दैट यू कैलकुलेट। अगर मान लो आइसोकोहरिक प्रोसेस है, अगर आइसोकोहरिक प्रोसेस तो नाम से मालूम पड़ रहा है आइसोकोहरिक मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एक काम करो, पहले वाली इक्वेशन लो ना, ये ज्यादा अच्छी है क्योंकि ये टर्म ही गायब हो जाएगा। तो V1 इज इक्वल टू V2, तो फिर क्या इक्वेशन बन गई? डेल्टा एस सिस्टम वुड बी इक्वल टू NCV ln T2 ओवर T1। कितना आसान हो गया फॉर्मूला, वॉल्यूम वाला टर्म। तो सर ये वाली इक्वेशन क्यों ना ली? अरे इसमें कुछ जीरो नहीं हो रहा ना, वैल्यू वही आएगी। डेल्टा एस सिस्टम यहां से करो या यहां से कैलकुलेट करो, फॉर्मूले तो सेम ही हैं, बट पहले वाला फॉर्मूला ज्यादा यूजफुल हो गया, वॉल्यूम वाला टर्म ही हट गया और कैलकुलेशन सिंपल हो गई। इन T1 T2 के टर्म्स में यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर आइसोकोहरिक प्रोसेस, आइसोकोहरिक तो हो गया, आइसोबेरिक प्रोसेस। फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक के लिए ऑफ कोर्स P1 इज इक्वल टू P2। तो बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करें ताकि फॉर्मूला सिंप्लीफाइड हो जाए? ये वाली इक्वेशन यूज करो, सेकंड वाली, ये टर्म ही उड़ गया। तो डेल्टा एस सिस्टम वुड बी इक्वल टू NCP ln T2 ओवर T1। तो गाइस ये फॉर्मूले हैं आइसोकोहरिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा केयरफुली बात सुनेंगे, मैं राइट साइड वाले ये टर्म हटा रहा हूं, यही लिखूंगा, आप नोट करो पूरी बात पहले। फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, आइडियल गैस के लिए, एडियाबैटिक में भी दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो भैया क्यू रिवर्सिबल तो वैसे ही जीरो है। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब ही है क्यू जीरो है, और रिवर्सिबल है तो क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा एस सिस्टम आपने क्या कैलकुलेट किया था? फॉर्मूला 1 to 2 क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, और यही वाला टर्म जब जीरो हो गया तो फिर ये वैल्यू क्या होगा? ये जीरो। और डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होता है भाई? इसके लिए डेल्टा एस सराउंडिंग भी नोट करना बड़ा जरूरी है। डेल्टा एस सराउंडिंग होता है क्यू सराउंडिंग अपॉन टी सराउंडिंग। क्यू सराउंडिंग होता है माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी सराउंडिंग, और क्यू सिस्टम किसके बराबर है? जीरो के बराबर। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो याद रखो, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एस सिस्टम भी जीरो है, डेल्टा एस सराउंडिंग भी जीरो है, और पढ़ चुके हो ऑलरेडी डेल्टा एस टोटल भी जीरो ही होगा। तो डेल्टा एस टोटल और डेल्टा एस यूनिवर्स विल बी इक्वल टू जीरो। ये तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, किसी रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स विल बी इक्वल टू जीरो। यहां तो यूनिवर्स तो जीरो है ही, सिस्टम भी जीरो है और सराउंडिंग भी जीरो है। अच्छा, सराउंडिंग तो हमेशा ही जीरो होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में। इन एनी एडियाबैटिक प्रोसेस
डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू 0। सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज तो हमेशा 0 होगा एडियाबेटिक के लिए, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे वो इरिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल में सिस्टम का भी 0 है, सराउंडिंग का भी 0 है। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और यही अगर बात करें फॉर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, आइडियल गैस के लिए, तो फिर एक बात तो पता है, इरिवर्सिबल है तो डेल्टा एस यूनिवर्स टोटल, यूनिवर्स या टोटल, और डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 0, और सराउंडिंग तो ये है ही 0। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डेल्टा एस सिस्टम इज ग्रेटर देन 0। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम हमेशा बढ़ेगा क्योंकि सराउंडिंग हैज टू बी 0, क्योंकि टोटल हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एज पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एज पर सेकंड लॉ ऑफ टीडी मतलब थर्मोडायनामिक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, दिस इज इंपॉर्टेंट। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एस सिस्टम भी 0, डेल्टा एस सराउंडिंग भी 0 फॉर एन आइडियल गैस। टोटल तो 0 होना ही है क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन है। इरिवर्सिबल के लिए डेल्टा एस टोटल हैज टू बी पॉजिटिव, शुड बी ग्रेटर देन 0। तो डेल्टा एस सिस्टम हैज टू बी ग्रेटर देन 0 क्योंकि डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू 0। डेल्टा एस सराउंडिंग हमेशा 0 होता है फॉर द एनी एडियाबेटिक प्रोसेस, क्योंकि सराउंडिंग में कोई हीट आ जा नहीं रही है। सिस्टम में अगर हीट नहीं आ जा रही है तो भी एंट्रोपी बढ़ सकती है, बट सराउंडिंग के लिए नहीं। सराउंडिंग में तो प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है। इसमें कई बार बच्चों को डाउट भी आते हैं, थोड़ा अच्छे से इस बात को समझें। तो गाइज ये याद रखें इस तरह की बात को, तो नोट इट डाउन, ये पूरी बात नोट करो। ये अभी क्या पढ़ रहे थे हम? कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम फॉर एन आइडियल गैस। चलो इसके ऊपर एक सवाल लेते हैं। लेट्स टेक वन क्वेश्चन ऑन इट, note it down. Let's take one question. Note down the question. 1 mole of an ideal gas is isothermally expanded from 2 atmosphere 300 Kelvin to 1 atmosphere. Find delta S system, delta S surrounding, delta S total if first process is reversible, second process is irreversible, and 300 calorie of heat is absorbed by system. And the last part, last but not the least important है ये last part, खासकर expansion against vacuum or free expansion, or expansion against vacuum. So guys, this is the question. 1 mole of an ideal gas is isothermally expanded from 2 atmosphere 300 Kelvin to 1 atmosphere. डेल्टा एस सिस्टम बताओ, डेल्टा एस सराउंडिंग बताओ, डेल्टा एस टोटल बताओ। यदि प्रोसेस रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो और 300 कैलोरी हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब की हो, और थर्ड पार्ट फ्री एक्सपेंशन हो, मतलब एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम का मतलब पी एक्सटर्नल 0 है तो वर्क डन विल बी 0। चलो सॉल्व करते हैं। आपको तो फॉर्मूला लगाना है। जैसे पहला पार्ट रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में 1 मोल आइडियल गैस है, तो डेल्टा एस सिस्टम क्या होता है?
एन सी वी एल एन T2 ओवर T1 प्लस NR ln, प्रेशर के टर्म्स में देखें तो P1 अपॉन P2, और ये टर्म तो जीरो हो गया, बता चुके हैं हम आइसोथर्मल के लिए T1 इज इक्वल टू T2, N 1 मोल R ln P1 2 एटमॉस्फेयर अपॉन 1 R ln 2। अब R की वैल्यू अगर जूल में रखोगे तो 8.314, कैलोरीज में रखोगे तो 2, सेकंड पोर्शन में कैलोरीज में है तो कैलोरीज में लिख लो, तो 2 इंटू ln2 की वैल्यू, ln2 की वैल्यू वैसे तो 0.693 होती है, 0.7 ले लो अप्रोक्सीमेटली, मान लो क्वेश्चन में 0.7 दिया हुआ हो तो 0.7 1.4 कैलोरीज पर केल्विन, और चूंकि एक ही मोल है तो पर मोल। सो दिस इज द यूनिट। अच्छा, डेल्टा एस सराउंडिंग कितना होगा, चूंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है, सिंस प्रोसेस इज रिवर्सिबल, तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये तो जीरो ही होना है, फर्स्ट लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो डेल्टा एस सिस्टम डेल्टा एस सराउंडिंग वी नो है, तो अब ये जीरो होना है, तो ऑब्वियसली डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस डेल्टा एस सिस्टम मतलब माइनस 1.4 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। दैट्स इट, यही आंसर था पहले पार्ट का। सिस्टम का एंट्रोपी चेंज 1.4 पॉजिटिव, डेल्टा एस सराउंडिंग माइनस 1.4 एंड डेल्टा एस टोटल हैज टू बी जीरो, तो डेल्टा एस टोटल भी जीरो हो गया रिवर्सिबल होने की वजह से। अब जरा सेकंड पार्ट पे आओ, सेकंड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अच्छा, इरिवर्सिबल हो या रिवर्सिबल हो, हमें ना मतलब, हमें तो डेल्टा एस सिस्टम कैसे निकालना है, फॉर्मूला था डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू, वापस से वही फॉर्मूला NR ln P1 अपॉन P2, वही पैरामीटर्स हैं, तो R ln 2 ही हो गया, ये 1.4 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, पर मोल क्यों, एक ही मोल लिया हुआ इसलिए। अब बात आती है डेल्टा एस सराउंडिंग कैसे कैलकुलेट करें, तो आपको फॉर्मूला पता है, Q सराउंडिंग अपॉन T सराउंडिंग। Q सराउंडिंग, सिस्टम ने 300 कैलोरी हीट अब्सॉर्ब की है, 300 कैलोरी अगर हीट सिस्टम में आई है तो आई कहां से, सराउंडिंग से आई होगी ना, तो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में इट इज लॉस्ट और सिस्टम के रेस्पेक्ट में इट इज गेन्ड, तो सिस्टम के लिए तो प्लस 300 हुई, तो सराउंडिंग के लिए कितनी हो गई, माइनस 300, तो माइनस 300 कैलोरीज अपॉन टेम्परेचर, तो वही आइसोथर्मल है तो इंटरनल आउट एक्सटर्नल प्रेशर टेम्परेचर वुड बी सेम 300 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, -1 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, एंड ऑब्वियसली डेल्टा एस टोटल वुड बी इक्वल टू क्या वैल्यू, सो डेल्टा एस टोटल वुड बी इक्वल टू, दोनों का सम कर दो तो 1.4 माइनस 1.4 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। दैट इज इट, दिस इज द आंसर। ये हुआ फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। चलो बात करते हैं अब थर्ड पार्ट, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्री एक्सपेंशन हो या एडियाबैटिक हो, दोनों का कॉन्सिक्वेंस सेम होता है। वैसे फ्री एक्सपेंशन एडियाबैटिक होता है, ये ध्यान रखें सभी स्टूडेंट्स, मैं पहले बता भी चुका हूं इन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक काम करो, थोड़ा जगह चाहिए लिखने के लिए, मैं ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट हटाने वाला हूं, आप एक बार नोट करो, नोट इट डाउन। Now, in third part, free expansion का मतलब P external is 0, so work done is 0। आइडियल गैस है तो डेल्टा U भी 0 होगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और टेम्परेचर तो कांस्टेंट होना ही है, और Q भी 0 होता है, तो सारे तो पैरामीटर 0 हो गए, तो फिर डेल्टा एस सिस्टम तो वही फॉर्मूला है, कितना, NR ln P1 अपॉन P2, फार्मूला तो वही लगाना है। प्रोसेस कुछ भी हो, एंट्रोपी चेंज डज नॉट डिपेंड ऑन प्रोसेस, आपको तो बस P1 P2 पता हो, यू कैन कैलकुलेट, तो 1 इंटू R ln 2 अपॉन 1, तो वैल्यू कितनी हो गई, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू 1.4 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। सो दिस इज द वैल्यू डेल्टा एस सिस्टम। नाउ डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी इक्वल टू, अब डेल्टा एस सराउंडिंग, अब हीट तो सराउंडिंग में कुछ गई नहीं,
सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर हीट नहीं जा रही है तो एंट्रोपी चेंज विल बी जीरो, सो अकॉर्डिंगली दिस विल बी जीरो। तो डेल्टा एस टोटल कितना हो गया, सिस्टम प्लस डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, सो 1.4 प्लस 0, 1.4 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। दैट्स इट, यही आंसर है। और सिंस इट इज पॉजिटिव तो यहां से कंक्लूजन भी निकलता है कि फ्री एक्सपेंशन इज ए हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस। फ्री एक्सपेंशन is a highly irreversible तो ये याद रखना है, फ्री एक्सपेंशन हमेशा एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। हाइट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी है ये, इरिवर्सिबल प्रोसेस बहुत ज्यादा है, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस। हालांकि हाईली क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो यस टिक मारना है। फ्री एक्सपेंशन एडियाबैटिक होता है और साथ में आइडियल गैस हो तो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन दोनों एक ही बात होते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जब भी रिवीजन करो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए एंट्रोपी चेंज कैलकुलेशंस का, यू शुड डू सिमिलर क्वेश्चन लाइक दिस। तो गाइज हम पढ़ क्या रहे थे, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम। आइडियल गैस के लिए हमने पढ़ लिया अलग अलग केसेस में, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। चलो बात करते हैं फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। नोट करो पूरी बात, नोट इट डाउन। सेकेंड, आइडियल गैस के लिए तो एंट्रोपी चेंज कैलकुलेशन करना सीख लिया। नाउ फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए एंट्रोपी चेंज, अब वैसे तो फॉर्मूला यही होता है कि डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी 1 to 2, और क्यू रिवर्सिबल को लिख लो du माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल अपॉन टी 1 to 2, और w इसको ऐसे लिख लो 1 to 2 du क्या हो गया NC/dt। सॉलिड लिक्विड के लिए क्या Cp क्या Cv लगभग सेम ही होते हैं, Cp एंड Cv, तो C लिख लिया हमने, और ये माइनस माइनस PdV। पर ध्यान दो ये जो PdV टर्म है इसको ऐसे लिख लो पहले NC/dt प्लस PdV अपॉन dt। ये टर्म इग्नोर्ड फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए PdV टर्म को इग्नोर कर सकते हैं, क्यों? सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इनकंप्रेसिबल फेजेस होते हैं और उनमें वॉल्यूम का चेंज कोई खास नहीं होता। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स are incompressible phases and delta V is negligible for them। तो ड्यूरिंग द प्रोसेसेस चेंज इन वॉल्यूम काफी कम होता है तो PdV टर्म को हम इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते हैं, क्योंकि एडिशन में ये लार्जर टर्म है NC/dt, तो उसके मुकाबले में PdV इग्नोर कर दिया हमने। इग्नोर कर दिया तो इक्वेशन बन गई 1 to 2 NC/dt अपॉन T, और C यदि कांस्टेंट हो तो बाहर निकाल लो तो NC/ln T2/T1। गाइस दिस इज द फॉर्मूला डेल्टा एस सिस्टम। ये है एंट्रोपी चेंज फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। When some process is carried out for the solid and liquid, where temperature is changed from T1 to T2. तो temperature change करने पर this is how entropy change occurs in case of the solids and liquids। C में Cv या Cp दोनों सेम ही मान लेते हैं हम। For solids and liquids, Cp and Cv for a given solid and liquid is nearly same, जिसे हमने क्या मान लिया C के बराबर। तो Cp Cv में जो अच्छा खासा डिफरेंस होता है, R का डिफरेंस होता है, वो आइडियल गैस के लिए होता है। तो गैसेस के लिए Cp Cv काफी डिफरेंट होते हैं।
अच्छा खासा डिफरेंस होता है उनकी वैल्यूज में, बट नॉट फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो गाइज दिस इज द फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इफ टेम्परेचर इज चेंज फ्रॉम T1 टू T2। चलो एक और केस लेते हैं फेस ट्रांसफॉर्मेशन या फेस चेंज के लिए। फेस चेंज अगर हो तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो पूरी बात ये पहले नोट करो। नाउ थर्ड हेडिंग लिखेंगे, फर्स्ट नोट इट डाउन। थर्ड फॉर फेस चेंज। फेस चेंज हो रहा हो, फेस चेंज का मतलब मान लो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा हो, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा हो, या एक ही सॉलिड का एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा हो। व्हेन वन फेज चेंजेस इनटू द अदर फेज देन वी कैन डू कैलकुलेशंस लाइक दिस। तो फेज चेंज तो याद रखेंगे, फेज चेंज अकर्स, ये तो आप जानते ही हो कि जब मान लो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कंडीशंस पर अगर बात करें, जहां पर आप और हम हैं अभी, बर्फ पिघलती है, आइस मेल्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर इनटू लिक्विड वाटर एंड द प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। जब तक आइस पूरी मेल्ट नहीं हो जाती, टेम्परेचर रिमेन 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। सिमिलरली अगर लिक्विड वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, तो ड्यूरिंग द वेपराइजेशन इट अकर्स एट द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर वेपराइजेशन होता है तो फिर वो टेम्परेचर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो फेस चेंज के दौरान प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो फेस चेंज अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। The temperature at which phase change occurs at a given pressure is called transition temperature. ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर जैसे एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, जैसे सब्लिमेशन टेम्परेचर। एटसेट्रा। तो जब भी एक फेज दूसरे फेज में कन्वर्ट होता है तो द टेम्परेचर एट विच इट इज अकरिंग इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशन टेम्परेचर एटसेट्रा। तो फेज चेंज जो है वो कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे होता है, और जिस टेम्परेचर पे होता है फेज चेंज दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। और ये भी याद रखें एट ए गिवन प्रेशर ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है वो। तो फेज चेंज इज रिवर्सिबल if it occurs at transition temperature at a given pressure। गिवन प्रेशर पर जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, उस पर अगर फेज चेंज हो रहा है तो इट इज रिवर्सिबल। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात आती है, मान लो कोई फेज चेंज है तो डेल्टा एंट्रोपी चेंज ऑफ द फेज चेंज। जनरल फॉर्मूला तो यही है, Q ऑफ फेज चेंज अपॉन ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये जनरल फॉर्मूला है। और ट्रांजिशन टेम्परेचर सिंस कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट हुआ ना, फेज चेंज के दौरान ट्रांजिशन टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। ये तो जनरल फॉर्मूला था 1 से 2। इसको जब बाहर निकाल लेंगे तो Q ऑफ फेज चेंज में जो टोटल हीट हुई, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा H ऑफ द फेज चेंज अपॉन T ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर
तो डेल्टा एच ऑफ द फेज चेंज अपॉन टी ट्रांजिशन टेम्परेचर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, H2O solid converting to H2O liquid at melting point, at a given melting point at given pressure। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर मेल्टिंग पॉइंट क्या लेते हो वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। तो अकॉर्डिंगली फिर फॉर्मूला क्या हुआ, तो डेल्टा एस फॉर दिस आइस सिस्टम आइसी तो है, विल बी इक्वल टू व्हाट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन, तो यहां भी फ्यूजन लिख दो, एंट्रोपी चेंज फॉर फ्यूजन अपॉन मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन टेम्परेचर। सिमिलरली यहां भी लो फॉर वेपराइजेशन, ये मेन फॉर्मूले हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो व्हाट इज एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, व्हाट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा एच वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। Corresponding temperature will be in the boiling point, melting point, boiling point should be taken in Kelvin। कैलकुलेशन में टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेते हैं, ध्यान रखना होता है आपको। तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन मेल्टिंग पॉइंट, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे सब्लिमेशन में जाएगा तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन अपॉन सब्लिमेशन टेम्परेचर, the temperature at which solid directly converts into vapors or gas। तो गाइज ये फॉर्मूले हैं जिनके बेसिस पर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। लेट्स टेक वन क्वेश्चन ऑन दिस आल्सो, लेट्स टेक वन क्वेश्चन ऑन दिस आल्सो। फर्स्ट यू नोट डाउन, मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो कि 2 ग्राम ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन O2 is converted into solid O2 at its melting point, at its liquid fusion temperature। 2 ग्राम ऑफ द लिक्विड ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, तो फ्रीज करवा दिया एट इट्स फ्रीजिंग टेम्परेचर of 90 Kelvin if enthalpy of fusion of solid O2 is 500 calories per Kelvin per mole। केल्विन क्यों, बस कैलोरीज पर मोल। फाइंड एंट्रोपी चेंज फॉर द प्रोसेस। ये जो प्रोसेस हो रहा है इसके लिए एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करो। स्क्रीन पॉज करो, क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बार रफ कॉपी में या रफ कॉपी की अपनी जो फेयर कॉपी में नोट्स बनाते हो उसी में क्वेश्चन को सॉल्व करो। नहीं होगा मैं बताऊंगा, डू इट। देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2 ग्राम लिक्विड ऑक्सीजन है, तो लिक्विड ऑक्सीजन मतलब O2 लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू O2 सॉलिड। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है 500 पॉजिटिव में, बट अभी तो लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हीट निकालनी पड़ेगी। तो इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस के लिए डेल्टा एच क्या हुआ, -500 कैलोरीज पर मोल।
ये कॉमन मिस्टेक है बाय द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में पॉजिटिव ले लेते हैं। अरे क्यों, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो आपको हीट देनी पड़ेगी, बट लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू टेक द हीट आउट फ्रॉम द सिस्टम। सो डेल्टा H विल बी -500 कैलोरीज पर मोल। सो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड O2। अब ऐसे में 2 ग्राम लिक्विड ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड ऑक्सीजन एट दिस फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ 90 केल्विन। आप पर मोल कैलकुलेशन कर लो तो एंट्रोपी चेंज फॉर फ्यूजन फॉर पर मोल, हालांकि नंबर ऑफ मोल कितने हैं O2 के मोल्स कितने हो गए, 2 ग्राम पर मोलर मास 32, 1/16 मोल। बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/16 से, अभी तो पर मोल कैलकुलेशन कर लो। सो पर मोल बेसिस पर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नहीं हो रहा, ये एक्चुअली फ्यूजन तो ये हो नहीं रहा ना, ये प्रोसेस जो है वो पर मोल ऐसे लिख लो। तो ये एंथैल्पी चेंज कितना, -500 अपॉन व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच इट इज अकरिंग, ट्रांजिशन टेम्परेचर 90, फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां से एक जीरो चला गया, -550 अपॉन 9 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। नहीं, 1 मोल सब्सटेंस है नहीं हमारे पास तो 1/16 मोल हैं। तो व्हाट इज एंट्रोपी चेंज फॉर 2 ग्राम कन्वर्जन वुड बी -50 अपॉन 9 इंटू 1/16। तो यहां से 2 8 बार कैंसिल हो गया और ये 25 बार, तो -25 अपॉन 9 इंटू 8, गुणा भाग कर लेना आप ही, व्हाट कैलोरीज पर केल्विन, दैट्स इट। पर मोल नहीं आएगा अब। सो द वैल्यू विल बी -25 अपॉन 9 इंटू 8 कैलोरीज पर केल्विन, दैट्स इट। यही आंसर है, माइनस में आएगा आंसर, बिकॉज यू आर कन्वर्टिंग the entropy, you are converting the liquid into solid, so entropy change will be negative। अच्छा, क्यों नेगेटिव होता है ये when liquid is converted to solid? अभी तो हमने बात ही नहीं की, एंट्रोपी की डेफिनेशन की अभी कोई बात नहीं की, एंट्रोपी का फिजिकल इंटरप्रिटेशन पे भी कोई बात नहीं की। चलो अब वही बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन था, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं सॉलिड लिक्विड पर भी। लेट अस टेक, नोट इट डाउन, नोट द क्वेश्चन। लिख लिया? चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। फाइंड एंट्रोपी चेंज व्हेन 9 gram of liquid water is heated from 300 Kelvin temperature to 400 Kelvin temperature. So from 300 Kelvin to 400 Kelvin you have heated 9 gram of liquid water. तो बताओ एंट्रोपी चेंज क्या होगा, गिवन C for H2O, C मतलब मोलर हीट कैपेसिटी, that is given in the form of 10T square joule per Kelvin per mole। तो ये मोलर हीट कैपेसिटी दी हुई है। तो अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि एंट्रोपी चेंज क्या होगा। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको पता है कि किसी सॉलिड या लिक्विड के लिए एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस क्या होता है। वैसे तो फॉर्मूला ये है Q रिवर्सिबल अपॉन T, जनरल फॉर्मूला तो यही था ना, और इसको क्या लिख दिया, NCDT प्लस PdV अपॉन T 1 to 2, और ये टर्म हम इग्नोर कर देते हैं, याद है आज ही पढ़ा है कि PdV टर्म सॉलिड लिक्विड के लिए इग्नोर कर देते हैं। अब N तो कितना है 9 ग्राम, तो 9 अपॉन 18 मोल्स। C 1 to 2, 1 मतलब 300 केल्विन से 400 केल्विन, और C की वैल्यू 10T स्क्वायर ये हो गया इंटू dt अपॉन T। तो एक T से ये T कैंसिल हो गया, तो 9/18 1/2, और ये 10T इंटू 10 भी बाहर आ गया, और T का इंटीग्रल कितना हो गया T स्क्वायर अपॉन 2, तो 1/2 T स्क्वायर, और लिमिट 300 से 400। सिंपल गुणा भाग है ये, तो कितना हो गया 4, 2.5 रह गया ये, इंटू T स्क्वायर
400 का स्क्वायर, 4 चौक 16 माइनस 3 3 9 और 100 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? ये हो गया 7 7, तो 7 मुझे 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 17.5 इंटू 10 की पावर 4 वॉट। यूनिट जूल पर केल्विन, यही आएगी वैल्यू। हाँ, जूल पर केल्विन पर मोल। पर मोल क्यों? पर मोल नहीं, बस जूल पर केल्विन। सो दिस इज कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन में लिखो ना, ऐसे थोड़ी लिखते हैं। 1.75 × 10⁵ जूल पर केल्विन, ये है साइंटिफिक नोटेशन। एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएं, उसके बाद फिर अपना जो भी पावर्स हों, एक्सपोनेंट्स हों, वो 10 की पावर्स में रिप्रेजेंट करें। तो ये गुणा भाग थी। बस इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था? PdV term is ignored for the solids and liquids whenever we are calculating the entropy change. बाकी तो C का फंक्शन दिया हुआ था, वैल्यू पुट करी, N की वैल्यू 1/2 मोल्स थी, 9 ग्राम है ना लिक्विड वाटर। बाकी 10T बचा, 10 बाहर आ गया, ठीक है। और T का इंटीग्रल क्या होता है? T²/2, तो हाफ भी बाहर आ गया, T², 400 का स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर, गुणा भाग एक बार खुद भी चेक कर लेना। So like that questions can be solved. ये थे calculation of entropy for the system and surrounding, and this is how you can set the criteria of spontaneity. अगर किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बोलना है तो क्या करना पड़ेगा? डेल्टा एस सिस्टम निकालो, डेल्टा एस सराउंडिंग निकालो, दोनों का सम करो एंड शो इट इज ग्रेटर देन 0, सो यू विल से इट इज पॉजिटिव। तो गाइज यू टॉक लाइक दिस, नोट करो। अब बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी की एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। नोटेड डाउन। हेडिंग लिखो एंट्रोपी, सिंबल एस। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ randomness or disorderedness of the system. So entropy is the measure of randomness or disorderedness of the system. Higher is the randomness और डिसऑर्डर्डनेस। रैंडमनेस और डिसऑर्डर्डनेस एक ही शब्द हैं। ग्रेटर विल बी द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। रैंडमनेस जितनी ज्यादा, एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा। व्हाट इज रैंडमनेस? What is disorderedness? Disorderedness या randomness का उल्टा होता है orderedness, ordered arrangement, highly ordered arrangement, regular arrangement। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, what is random system, what is highly ordered system। मान लो अभी तो खैर ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो मैं अकेला हूं इस रूम में और आप सभी छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस मोबाइल में या जो कैमरा से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसकी आई के अंदर बैठे हुए हो आप, तो बच्चे इसके अंदर हैं। थोड़ा विजुलाइज करो, आप भी क्लासरूम में तो पढ़ते ही हो, जाते ही हो। अभी तो कोविड सिचुएशन है, आप क्लासरूम में बैठे हुए हो, मान लो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, 50 बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं मान लो। टीचर जब पढ़ा रहे हैं और एंट्रोपी जैसे एक सीरियस से बढ़िया से एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बच्चे एकदम बिल्कुल इंटेंटली, बड़े केयरफुल्ली और साइलेंटली एकदम पूरी बात सुन रहे हैं टीचर की। अच्छा, एंट्रोपी बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं। टीचर अगर यूं मूव कर रहा है तो बच्चों की आंखें यूं मूव कर रही हैं, टीचर उधर मूव किए तो बच्चों की आंखें यूं मूव कर रही हैं।
तो इस तरीके से चलता भी है, क्लास में ऐसे ही होता है। जब कोई इंपॉर्टेंट चीज चल रही होती है तो बच्चे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में होते हैं। इसका मतलब एवरी स्टूडेंट इज सिटिंग एट द ओन पोजीशन, देयर इज नो वॉइस, देयर इज नो रैंडमनेस, देयर इज नो डिसऑर्डर्डनेस, हाईली ऑर्डर्ड क्लास इज गोइंग ऑन। ऐसा बोलते हैं ना कि बड़े अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से हाईली ऑर्डर्ड सिचुएशन में हैं, एंड रैंडमनेस इन दैट केस इज सेट टू बी वेरी लो। यही 50 बच्चे, अब क्लास खत्म हुई, टीचर ने अपना सामान कॉपी उपी या कुछ बटोरना शुरू किया और बाहर जाना शुरू किए, तो बस बच्चे की अटेंशन सारी ऑर्डर्डनेस, डिसऑर्डर्डनेस, मतलब सारी ऑर्डर्डनेस या रैंडमनेस या जो भी था वो डिसिप्लिन सब खत्म हो जाता है। आप तो जानते हो, टीचर जाने वाला होता है या जा रहा होता है तो बच्चे उठते हैं, शोर भी शुरू हो जाता है, खड़खड़ करते हैं, कोई पेन किसी पे मार रहा है, कोई कागज का कोई टुकड़ा किसी पे मार देता है, किसी को हाथ मारता है। क्या हो गया अरेंजमेंट, शोर शराबा भी हो गया। क्या बोलोगे, ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड, डिसऑर्डर्ड और रैंडम अरेंजमेंट? वही 50 बच्चे, वही क्लासरूम, वही प्रेशर टेम्परेचर एयर का, बट बच्चों ने रैंडमनेस बढ़ा दी क्लास की। तो टीचर जाने के बाद जो बच्चे शोर बचाते हैं तो यू विल से दैट इट इज अ हाईली डिसऑर्डर्ड क्लासरूम और रैंडम अरेंजमेंट। तो इसका मतलब वो 50 बच्चे जब बैठे हुए थे, बड़े इंटेंटली सुन रहे थे टीचर की बात, बिल्कुल साइलेंटली, तो यू विल से दैट द एंट्रोपी वाज वेरी लो, रैंडमनेस वाज लो। तो रैंडमनेस इज एसोसिएटेड विद एंट्रोपी और एंट्रोपी इज एसोसिएटेड विद रैंडमनेस। हायर इज द रैंडमनेस, ग्रेटर विल बी द एंट्रोपी। और एग्जांपल लो, 1 kg आइस ले लो, आइस, पानी वाली आइस। आइस तो ड्राई आइस भी होती है, कोई सी ले लो, पानी वाली आइस ले ली हमने। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि हम उनकी फिजिकल स्टेट्स को बड़े अच्छे से विजुलाइज कर लेते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म में डील करते हैं ना डे टू डे लाइफ में। तो आइस है हमारे पास 1 किलो, 1 kg। आइस में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग strongly they are attached at the lattice positions. It has the diamond similar to diamond like structure. Molecules, water के molecules can only vibrate from the mean position. आप तो जानते हो solids में केवल degrees of freedom में कौन से degrees of freedom active होते हैं? Only solids में केवल vibration active होते हैं, no translation motion, no rotation motion. तो molecules can vibrate from the mean position, but more or less shape and the volume of the solid remains constant. क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल्स बस हल्के से वाइब्रेट कर रहे हैं फ्रॉम द मीन पोजीशन, मोर और लेस दे आर लॉक्ड अप एट देयर पोजीशंस, सो यू विल से दैट रैंडमनेस इज लो, डिसऑर्डर्डनेस इज लो, एंट्रोपी इज लो। आपने इस आइस के टुकड़े को हीट कर दिया, हीट प्रोवाइड की, तो ऑब्वियसली ये पिघल जाएगा, मेल्टिंग हुई और लिक्विड वाटर बन गया। लिक्विड वाटर बन गया 20, 30, 25, 50 डिग्री सेल्सियस का। तो लिक्विड वाटर में तो ऑल द 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में बी एक्टिव। ट्रांसलेशन तो होते ही हैं, रोटेशनल भी होते हैं, वाइब्रेशनल कई बार जब एक्टिव होते हैं व्हेन द टेम्परेचर बिकम्स एक्सट्रीमली हाई। तो मोर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हैज बीन एक्टिव नाउ, मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली मूविंग। लिक्विड वाटर में आप जानते हो कि मॉलिक्यूल्स कैन रैंडमली मूव एंड कैन कोलाइड विद ईच अदर, तो रैंडम मूवमेंट भी बोलते हैं हम उनको। तो रैंडमनेस इज इंक्रीज्ड, डिसऑर्डर्डनेस इज इंक्रीज्ड। वही 1 किलो आइस था, वही वाटर मॉलिक्यूल्स थे 1 किलो, बट नाउ दे आर इन लिक्विड फॉर्म, तो रैंडमनेस इज मोर। तो लिक्विड की एंट्रोपी या लिक्विड की रैंडमनेस इज ग्रेटर इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द सॉलिड ऑफ द सेम अमाउंट। नाउ फर्दर हीटेड, स्टीम में कन्वर्ट कर दिया। गैस मॉलिक्यूल्स, गैस की तो परिभाषा ये है कि मॉलिक्यूल्स इन द गैस रैंडमली मूव विद द वेरी हाई स्पीड एंड कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो रैंडम मूवमेंट है, हाईली रैंडम मूवमेंट। तो गैसेस की एंट्रोपी बहुत ज्यादा। तो वही 1 किलो H2O था आइस के फॉर्म में, तो एंट्रोपी काफी कम, लिक्विड के फॉर्म में तो एंट्रोपी बढ़ गई, और गैस के फॉर्म में एंट्रोपी बहुत ज्यादा मात्रा से बढ़ गई। तो एंट्रोपी इंक्रीजेस बाय अ ग्रेट अमाउंट व्हेन लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसेस फॉर्म पर्टिकुलरली। तो इसका मतलब वही 1 किलो सॉलिड है तो उसकी एंट्रोपी सॉलिड में कम, लिक्विड में उससे ज्यादा, और गैस में सबसे ज्यादा। तो इस तरीके से मोर इज द रैंडमनेस, मोर इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ग्रेटर विल बी द रैंडमनेस एंड ग्रेटर विल बी द एंट्रोपी। तो गाइज ये था एंट्रोपी के बारे में, इसको नोट करें। इसके बाद अब ये एंट्रोपी हम कैसे कंपैरिजन करें ऑन द बेसिस ऑफ रैंडमनेस, वी शैल टेक, नोट इट डाउन।